Hello students, English Kumar Bharti Standard 10, The Thief's Story. Explanation in Hindi. आज हम पढ़ेंगे द थीव्स स्टोरी, जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक दिल को छू लेने वाली कहानी। यह कहानी एक छोटे चोर और एक दयालु इंसान के बीच बने रिश्ते की है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे विश्वास और प्यार किसी इंसान को बदल सकता है। क्या एक चोर सच में अपनी आदत बदल सकता है? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। अबाउट द ऑथर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। वह अपने दत्तक परिवार के साथ लैंडोर, मसूरी, भारत में रहते हैं। भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने भारत में बाल साहित्य के विकास में उनकी भूमिका को मान्यता दी। अंग्रेजी में उनके उपन्यास आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए द थीव स्टोरी हिंदी एक्सप्लेनेशन। जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं भी चोर था, और यद्यपि मेरी आयु 15 वर्ष थी, फिर भी मैं काफी अनुभवी तथा सफल चोर था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वह 25 वर्ष का लंबा, इकहरे बदन का युवक था, और वह कुछ लापरवाह, दयालु और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं। आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है। उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो, उसने उत्तर दिया। मुझे एक क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया, क्योंकि उस समय मैं दुबला पतला था। ठीक है, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ। इससे पुलिस तथा अपने पूर्ववर्ती नौकरी देने वालों से बचा रहता था। इस परिचय के पश्चात अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बातें की, जो वो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। अनिल चल दिया। मैं भी यूं ही उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो, दोबारा वह बोला। मैंने उसे अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैंने कहा, पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। मैंने 1 मिनट सोचा। शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी। मैंने पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? मैं भोजन पका सकता हूँ, मैंने पुनः झूठ बोला। यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, जो जुमना मिठाई भंडार के ऊपर था, तथा मुझे बोला कि तुम छज्जे में सो सकते हो। पर उस रात तो भोजन मैंने पकाया अवश्य ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्तों को खिला दिया तथा मुझे चले जाने को कहा। पर मैं आस-पास मंडराता रहा, आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा, और वह भी हंसे बिना न रह सका। बाद में उसने मुझे सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। उसने मुझे अपना नाम लिखाना सिखाया, तथा उसने कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्या जोड़ना भी सिखा देगा। मैं बहुत आभारी था कि एक बार मैं किसी शिक्षक व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। अनिल के लिए काम करना सुखद था। मैं प्रातः चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता। उस खरीद में हर दिन 1 रुपया बचा लेता था। शायद वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। वह 1 सप्ताह तो उधार लेता था। वह अपनी अगली चेक के लिए परेशान था, लेकिन जैसे ही चेक आता वह घर से निकल जाता तथा जश्न मनाता। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखना था। रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका। इसी कारण उसे लूटना इतना कठिन बन गया। किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है,
क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता था। पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। कभी-कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है। इसीलिए चोरी करने का सारा मज़ा समाप्त हो जाता है। अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक धंधा करूं। मैंने स्वयं से कहा, मेरा अभ्यास टूट सक चुका है और यदि मैं पैसा नहीं लेता, तो हो सकता अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देगा और फिर अनिल मुझे कोई वेतन भी नहीं देता है। अनिल सो रहा था, चंद्रमा की एक किरण छज्जे के पार करके अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। स्थिति पर मैंने विचार किया, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। कंबल से बाहर निकलकर मैं उसके पलंग के निकट गया। अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। उसका चेहरा साफ और कसाव मुक्त था। मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान था। यद्यपि मेरे निशान अधिकतर चोट लगने वाले दाग थे। मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला तथा नोट तलाशे। जब नोट मुझे मिल गए तो मैंने बिना किसी आवाज के उन्हें निकाल लिया। अनिल ने नींद में एक आह भरी और मेरी ओर करवट बदली। मैं चौंक गया तथा वेग से कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर आ गया तो दौड़ने लगा। नोट मेरी कमर में थी। वे पायजामे के नाड़े में बंधे थे। मैं धीरे धीरे चलने लगा तथा नोट 50-50 के नोट में 600 रुपए थे। अब मैं 1-2 सप्ताह धनी अरबी लोगों की भांति रह सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था, वरना मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। अभी उसकी गति नहीं आई थी और मैं किसी डब्बे में उछलकर चढ़ सकता था। पर मैं संकोच कर गया। क्योंकि संकोच किया इसका कारण मैं नहीं बता सकता और मैंने वहां से भाग जाने का अवसर खो दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ काटूंगा। मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था मित्र सहायता कम करते हैं, तंग अधिक करते हैं। और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहरकर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था। मेरा एकमात्र परिचित व्यक्ति वही था जिसे मैंने लूटा था। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से धीरे धीरे गुजरा। चोर बनने के अल्प समय में मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन करना सीख लिया था। जब उनका सामान खो जाता था, लोभी व्यक्ति भय दिखाता था, धनी व्यक्ति क्रोध, निर्धन व्यक्ति स्थिति स्वीकार कर लेता है। पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की झलक दिखाई देगी। पैसा खो देने के कारण नहीं, वरना विश्वास खो देने के कारण। मैंने स्वयं को मैदान में पहुंचा पाया और वहीं एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी। नवंबर की शुरुआत थी। हल्की बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ बढ़ा दी थी। शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। मेरी कमीज तथा पायजामा मेरी त्वचा में से चिपक गए तथा ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। मैं बाजार वापस गया था तथा घंटा भर के आश्रय में बैठ गया। घड़ी ने रात के 12 बजाए। मैंने नोटों को टटोला। वे वर्षा के कारण नम हो गए थे। अनिल का पैसा। प्रातः वह शायद मुझे 2 या 3 रुपए दे देता कि सिनेमा चले जाना, और अब तो मेरे पास सारा पैसा है। मैं अब उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार खरीदारी करने नहीं जा सकता था तथा पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता था। मेरी चोरी की खुशी में ये सब बातें भूल ही गया था। मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाना एक दिन मुझे कई 100 रुपए कमाने योग्य बना देगा। चोरी करना तो सरल काम है तथा कभी-कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है, पर सचमुच महान व्यक्ति, चतुर और सम्मानित बनना अलग बात होती है। मैंने स्वयं से कहा, चलो अनिल के पास ही लौट चले, उसके पास पढ़ना लिखना तो सीख ही लूंगा। मैं तेज कदमों से घबराया हुआ कमरे में लौटने की को चल दिया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है
उतना उस धन को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, फिर द्वार पर खड़ा रहा। बादलों में चांदनी छिपी रही थी। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं उसके पलंग के सिरहाने गया, अपना नोट लिया, हाथ निकाला। मैंने सांसों को हाथ पर महसूस किया। एक क्षण मैं निश्चल खड़ा रहा। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा और नोट उसके नीचे रख दिए। मैं अगली प्रातः उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे, उसने बताया। अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। मेरा हौसला बढ़ गया, पर मैंने नोट थमा और देखा कि वह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला है। आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, वह बोला। वह जानता था, पर यह बात न तो उसके होठों से और न ही उसकी आंखों से प्रकट हुई। मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी और यह मुस्कान बिना प्रयास के स्वयंमेव आ गई। Thank you. If you like the video, please share and subscribe my channel.